स्वागत है आप सबों का आपके अपने YouTube चैनल जैन क्लासेस पर। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 10 का जो टर्म 1 एग्जाम होने वाला है, वहाँ के लिए बहुत ही एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। यहाँ से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर वैसे सभी क्वेश्चन को देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ आप लोगों को दिख रहा होगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है उसको बताना है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है आधी होती है, दुगुनी होती है, तिगुनी होती है, चौथाई होती है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूं तो आपको आपको थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा दिखाई देगा। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर चलिए एक हम लोग गोलीय दर्पण बना लेते हैं। गोलीय दर्पण में हम लोग एक उत्तल दर्पण हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि एक मैं दर्पण बनाने का कोशिश कर रहा हूँ। ये M और N है। ठीक है, इसके बाहरी भाग को, उभरा हुआ भाग को रचित किया गया है और इसका परावर्तक पृष्ठ क्या है, धसा हुआ है। इसमें एक प्रधान अक्ष खींच देते हैं। बीच में होता है P जिसको हम लोग ध्रुव बोलते हैं। यहाँ होता है F और ये होता है यहाँ पर C। तो हमको यही पूछ रहा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। इस फिगर को देखिए क्या होती है ये पता चल जाएगा। यहाँ पे फोकस दूरी है और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या है। तो यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि फोकस दूरी की आधी होती है, सॉरी, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है फोकस दूरी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर इसका आंसर होगा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, आधी होती है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। तो सोलर कुकर में कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है इसको पूछा जा रहा है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना सकते हैं। ठीक है, जिससे हम लोग एक जो सही आंसर है उसको हम लोग छांट सकते हैं एलिमिनेशन मेथड से भी। लेकिन हम लोगों को ज्यादा एलिमिनेशन मेथड पे हम लोगों को नहीं टारगेट करना होगा। हमको उसका जो मेन आंसर है, जो उसका सही आंसर है उसको हम लोगों को जानना होगा। मतलब बेसिक चीजों को अगर हम लोग यहाँ पर सीख लेते हैं तो हम लोगों को बहुत ही आसान होगा एग्जाम में क्वेश्चन आंसर देने के लिए। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में क्या व्यवहार किया जाता है, क्या उपयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, समतल दर्पण और ये फोर्थ नंबर पे है परावलयिक दर्पण। ठीक है, परावलयिक दर्पण। इसका सही आंसर होगा अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण जो है ये सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए व्यवहार किया जाना चाहिए। हजामत बनाने के लिए हमको कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाना चाहिए। उत्तल दर्पण का? बिल्कुल नहीं। उत्तल दर्पण तो हम लोगों का गाड़ियों में पार्श्व दृश्य के लिए, साइड मिरर के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल और अवतल दोनों प्रकार के दर्पणों का। तो हमारा जो है हजामत बनाने के लिए, दाढ़ी बनाने के लिए हम लोगों को अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। तो ये सेकंड नंबर जो है इसका सही आंसर होगा। फोर्थ नंबर में चलते हैं, मोटर चालक के सामने दर्पण, साइड मिरर लगा होता है। अभी जस्ट मैं बताया कि ये उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है अवतल, समतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल। 5 नंबर, सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का जो परावर्तक सतह होता है उसको बताना है। उत्तल, अवतल, समतल, उत्तल और अवतल। तो इसका सही आंसर होगा
ख नंबर अवतल। सर्च लाइट का परावर्तक सतहें अवतल होती है। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी बनाने के लिए वस्तु को निम्नलिखित में से स्थान पर रखा जाता है। तो अवतल दर्पण में वस्तु को कहां पर हम रखेंगे कि उसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा और आभासी होगा। ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण में सिर्फ एक जगह, ठीक है, सिर्फ एक जगह आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है और बाद बाकी सभी जगहों पर, ठीक है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। देख लेते हैं इसको। यहाँ पर मैं एक दर्पण बना लेता हूं पहले। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण MN, इस पे एक प्रधान अक्ष हम लोग खींच लेते हैं, मुख्य अक्ष P, ये हो गया ध्रुव, यहाँ हो गया F फोकस दूरी, और ये हो गया वक्रता केंद्र C। तो यहाँ पर यदि हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास में कि अवतल दर्पण में यदि वस्तु को हम लोग कहाँ पर रखें, अनंत पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो है ये फोकस पर बनता है, बिंदु साइज का वास्तविक और उल्टा। ठीक है, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और ये सी पर रखते हैं तो सी के ठीक नीचे ही वस्तु के समान साइज का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या बोल रहा है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और आभासी, तो इसका सही आंसर होगा ये एफ तथा ध्रुव के बीच में यदि वस्तु को रखेंगे, ठीक है, तब इसका प्रतिबिंब जो है ये साइड में दर्पण के इस साइड पे वस्तु से बड़ा और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन फोकस पर बिल्कुल गलत है। ठीक है, फोकस के अंदर, फोकस के अंदर कहने का मतलब एफ तथा पी के बीच में रख रहा है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख नंबर। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये भी नहीं होगा, इसका सही आंसर है फोकस के अंदर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 7th नंबर के लिए। दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त गोलीय दर्पण में सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए चेहरे को रखना चाहिए। ऑप्शन है दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के वक्रता केंद्र के बाहर, दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घ नंबर। ठीक है, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और नोट्स बनाते चलिए, तो आप ताकि आपको एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे तो एकदम आप 100% उसको सही जवाब दे सके। ठीक है, आइए चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित होते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन है प्रदीप्त वस्तु, गलत। अप्रदीप्त वस्तुएं, ये भी गलत। आत्मदीप्त वस्तुएं, ये ख नंबर जो है इसका सही आंसर है। इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। ठीक है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, इसका ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, उपयुक्त सभी। तो प्रकाश की किरण जो है हम लोग पढ़े हैं ये सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। चलिए आगे आगे देखते हैं 10 नंबर। समतल दर्पण में, समतल दर्पण में क्या होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नहीं होता है। ये फर्स्ट में था, क नंबर पे। ख नंबर पे है आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है। घ नंबर है आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा होता है। तो गेस कीजिए इसका सही आंसर कौन सा होगा। समतल दर्पण में क्या होता है, ठीक है, तो समतल दर्पण में क्या होना चाहिए, एक बार आप लोग गेस कर लीजिए, मैं इसका आंसर बताता हूँ। ठीक है, और अगर यदि आप लोगों को इसका आंसर मालूम है तो आप क्या कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। जैसे कि ये 10 नंबर है तो 10 लिखने के बाद कौन सा है, फर्स्ट वाले को ए मानेंगे, बी वाले सेकंड वाले को बी मानेंगे, और थर्ड वाले को सी मानेंगे, और इसको डी मानेंगे। अगर आपको लग रहा है कि ए इसका सही है तो 10 के बाद ए लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे, टाइप करेंगे मैसेज। ठीक है, और यदि इसका आंसर
बी लग रहा है तो आप 10 लिखने के बाद बी लिखिए, ठीक है? मैं फिर बताऊंगा आपको कि इसका आंसर कौन सा सही है। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ आप लोगों को। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है? ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये ख नंबर जो है इसका आंसर सही होगा। आगे चलते हैं 11 नंबर। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है क नंबर पे ध्वनि तरंग का, बिल्कुल गलत। विद्युत चुंबकीय तरंग का, ख नंबर सॉरी ग नंबर। परावैगनी तरंग का, ये भी गलत है। पराश्रव्य तरंग का, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर जो है यह है विद्युत चुंबकीय तरंग का, ठीक है? आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे। प्रकाश के परावर्तन का नियम सत्य है। प्रकाश के परावर्तन का नियम में से यहाँ पर देखना है कि कौन सा सत्य है। क नंबर केवल समतल दर्पण के लिए प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या ये केवल समतल समतल दर्पण पे लागू होता है या समतल दर्पण पे लागू होना चाहिए? क नंबर बोल रहा है केवल अवतल दर्पण के लिए। क्या यह केवल अवतल दर्पण के लिए ही इसको इसका उपयोग किया जा सकता है? एक मिनट में थोड़ा सा इसको छोटा करता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। थोड़ा सा आई होप कि आपको तो ये दिख रहा होगा, क्यों? ठीक है ना, दिखाई दे रहा होगा। का नंबर है केवल अवतल दर्पण के लिए, केवल उत्तल दर्पण के लिए। क्या ये परावर्तन का नियम सिर्फ क्या अवतल दर्पण के लिए हम लोग पढ़े हैं या उत्तल दर्पण के लिए पढ़े हैं या समतल दर्पण के लिए पढ़े हैं? नहीं, ये भी गलत है, ये सेकंड नंबर भी गलत है, ये थर्ड नंबर भी गलत है। इसका सही आंसर होगा सभी परावर्तक सतह के लिए। तो जितना भी परावर्तक सतह होगा उन सतहों पर परावर्तन का नियम जो है वह लागू होगा। प्रतावर पर्या परावर्तन का नियम जो है वह सत्य होगा। तो हम लोग का यहाँ घ नंबर इसका सही आंसर हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर पे। आपतित किरण और अभिलंब के बीच को आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ कि किस तरह से परावर्तन होता है। मान लेते हैं ये एक चमकीला सतह है, ठीक है? तो यहाँ से एक अभिलंब खींच लेते हैं सीधा। अब यहाँ से मैं एक प्रकाश 1 मिनट। आप लोग सीधा खींचने की कोशिश कीजिएगा। मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाने के लिए थोड़ा-सा बता रहा हूँ। तो ये आपतित है। यदि इधर से हम लोग एक टॉर्च रख कर, ठीक है, इस पे एक लाइट पास कराएँ, ठीक है? तो ये हो गया आपतित किरण, आपतित किरण। इसको बोलेंगे हम लोग अभिलंब, इसको बोलेंगे हम लोग परावर्तित किरण, ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? 30 नंबर, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को, इस कोण को आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं? इसको पूछ रहा है। परावर्तन कोण कहते हैं, बिल्कुल गलत। आपतन कोण कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं, बिल्कुल गलत। अपवर्तन कोण कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा, ये भी गलत होगा। इसका सही आंसर होगा ख नंबर, आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण कहते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग फोर्थ नंबर पे। आपतन सॉरी परावर्तन के नियम से फर्स्ट नंबर पे है आपतन कोण आई, इसको यहाँ पर आई से भी इसको दिखाया जाता है और इधर आर से दिखाया जाता है, ठीक है? आपतन कोण इक्वल टू परावर्तन कोण। ख नंबर पे है परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। परावर्तन कोण और आपतन सॉरी सॉरी अपवर्तन कोण यहाँ पर क्या हो रहा है? बराबर हो रहा है, ठीक है? तो ये भी गलत होगा। अपवर्तन कोण तो हम लोग यहाँ पढ़े नहीं है। आपतन कोण विचलन ये भी हम लोग नहीं पढ़े हैं। परावर्तन कोण बराबर क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण भी ये परावर्तन कोण के साथ में बराबर नहीं होता है। तो इसका फर्स्ट वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर पे चलते हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? फर्स्ट नंबर पे है
क नंबर पे है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। क नंबर पे है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ग नंबर पे है 3 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और घ नंबर पे है 3 इंटू 10 टू द पावर मिलीमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। तो इसका सही आंसर है ये फर्स्ट वाला। ठीक है। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड जो है प्रकाश की चाल है। कहाँ पर? निर्वात में। ठीक है। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है उसको पूछ रहा है। फर्स्ट नंबर पे है वास्तविक होता है, सेकंड नंबर पे है काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक होता है, और घ नंबर पे है औंधा हुआ होता है। ठीक है, क्या होता है? औंधा हुआ होता है। तो इसका सही आंसर होगा समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। ऐसा होता है काल्पनिक, और काल्पनिक जो है ये सीधा प्रतिबिंब होता है। कैसा प्रतिबिंब है? सीधा प्रतिबिंब। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 17 नंबर, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, ये देखिए अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर ही हमारा दिख रहा है, ये सही है। ठीक है, औंधा होता है ये गलत होगा, उल्टा होता है ये भी गलत होगा, तिरछा होता है ये भी गलत होगा। ठीक है, चलते हैं 18 नंबर पे। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कहाँ पर बनता है? आवर्धित और काल्पनिक। आवर्धित मतलब वस्तु से बड़ा, ठीक है। काल्पनिक मतलब सीधा, ठीक है, सीधा। तो अवतल दर्पण में, समतल दर्पण में, थर्ड नंबर पे है उत्तल दर्पण से, सब प्रकार के दर्पण से। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 18 का क नंबर। ठीक है, अवतल दर्पण से। ठीक है, अवतल दर्पण में हमेशा जब हम लोग वस्तु को एफ तथा पी, फोकस तथा ध्रुव के बीच में रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब जो है वह आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, अवतल दर्पण में। ये चीज आप लोग याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर ऊंचा बिंब, बिंब जो है वह 5 सेंटीमीटर ऊंचा है, अवतल दर्पण के सामने मुख्य फोकस सॉरी मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। मुख्य अक्ष पर क्या किया गया है? लंबवत रखा गया है। दर्पण से बिंब की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि अवतल दर्पण के सामने मुख्य अक्ष पर लंबवत रखा गया है। दर्पण के बिंब की दूरी दर्पण के वक्रता त्रिज्या के बराबर है। दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या है? बराबर है। बने वास्तविक प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या के बराबर है बोल रहा है। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को इसका फिगर बना के ही आपको बताता हूँ। ठीक है, जैसे हम लोग ये MN एक हम लोग दर्पण बना लेते हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण यहाँ पे हम लोग एक प्रधान अक्ष खींच देते हैं, मुख्य अक्ष खींच देते हैं। ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा, और ये C हो जाएगा। तो यहाँ पर C पर, एक मिनट, C को इधर लिखते हैं। यहाँ पर एक, यहाँ C है लेकिन मैं इसको इंडिकेट कर रहा हूँ यहाँ C लेके, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या रखना है? वस्तु रखना है। तो ये वाला आपतित किरण यहाँ आएगा, टकराने के बाद ये F होते हुए गुजरता है। ठीक है,
फिर दूसरा वाला ये एफ होते हुए इधर आता है और ये इधर पीछे की ओर चला जाता है। तो लगभग लगभग दर्पण से ठीक पीछे ये दोनों किरण जो है प्रतिच्छेद करता है। तो अगर वस्तु को किसी अवतल दर्पण के वक्रता त्रिज्या पर रखा जाए या वक्रता केंद्र पर रखा जाए, ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब जो है जितना बड़ा वस्तु है, ठीक है, उतना ही बड़ा उसका प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर का ऊंचा एक बीम था, तो उसका प्रतिबिंब कितना बनेगा? 5 सेंटीमीटर ही का ही ना बनेगा, 10 सेंटीमीटर नहीं बनेगा, 1.25 सेंटीमीटर भी नहीं बनेगा, 2.5 सेंटीमीटर भी नहीं बनेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। 20 नंबर पे चलते हैं। किसी बीम का अवतल दर्पण फोकस दूरी f में बने प्रतिबिंब का आवर्धन, बने प्रतिबिंब का आवर्धन 1 है, तो दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। क्या ऑप्शन है? फर्स्ट नंबर f के बराबर, बिल्कुल गलत होगा। ख में 2f के बराबर, ग नंबर 2f से अधिक, ये भी गलत होगा, 2f से अधिक नहीं हो सकता है। घ नंबर 2f से कम, 2f से कम भी नहीं हो सकता है, तो ये कहां पर होगा? 2f के बराबर। इसका सही आंसर हो जाएगा 2f के बराबर। यदि किसी का आवर्धन 1 मीटर है तो उसका दर्पण से ध्रुव दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी जो है ये 2f के बराबर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंब रखा गया है, यहाँ रखा होना था, रखा गया है। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, तब प्रतिबिंब का आवर्धन होगा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रफ बना लेते हैं। जैसे ये क्या है? अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है, उसके अवतल दर्पण के सामने उससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बीम को रखा गया है। ठीक है, बीम को रखा गया है, तो यहाँ पे ये हो गया वस्तु, बीम, बीम की दूरी, बीम की दूरी, बीम की दूरी तो हम लोग क्या से इंडिकेट करते हैं? यू से। तो ये हमेशा बीम की दूरी जो है ये माइनस होता है, -20 सेंटीमीटर। ठीक है, या प्रतिबिंब की भी दूरी यहाँ पर दिया हुआ है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो है, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग वी से इंडिकेट करते हैं। ये भी हम लोगों का आ जाएगा यहाँ पे -30 सेंटीमीटर। माइनस क्यों हो रहा है? क्योंकि ये अवतल दर्पण है। ठीक है, अब एम आवर्धन क्या होता है? -v/u। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस v है यहाँ पे -30, u है -20, माइनस माइनस प्लस, ये 0 से 0 कैंसल, 2 एका 2। ठीक है, एक बचा हुआ है लेकिन ये इससे छोटा हो रहा है इसलिए पॉइंट्स लगेगा, 0 वहां पे लग जाएगा, 10 हो गया है, 2 बचे 10, ये माइनस बचा हुआ माइनस। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है -1.5, -1.5 है यहाँ पे। जी हाँ, बिल्कुल है, फर्स्ट नंबर पे इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, -1.5 जो है इसका आवर्धन होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगले नंबर पे, 22 नंबर पे हम लोग चलते हैं। 22 नंबर पे कह रहा है एक अवतल दर्पण में बिंब फोकस के भीतर है। कहां पर है? फोकस के भीतर है, तो उसका प्रतिबिंब बनेगा। उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा? वास्तविक और आवर्धित, उसका प्रतिबिंब यहाँ पर कैसा बनेगा होना है। ठीक है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा होगा? कब? जब एक अवतल दर्पण में बिंब फोकस के भीतर है, तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो ये कहने का मतलब कि अवतल दर्पण होगा, ठीक है, अवतल दर्पण होगा mn,
इस पे मुख्य अक्ष हम लोग खींच दिए। ये हो गया एफ हो गया, ये हो गया सी हो गया। कहाँ पे रख रहा है? अवतल दर्पण में बीम फोकस के भीतर मतलब यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर वस्तु को हम लोग रखते हैं तो वह दर्पण से पीछे, ठीक है, वस्तु से बड़ा, आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं। वास्तविक और हर्षित, ये भी गलत, ये गलत होगा। काल्पनिक और हर्षित, वास्तविक और आवर्धित, ये तो हो ही नहीं सकता है। वास्तविक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित, काल्पनिक और आवर्धित, काल्पनिक ही बनेगा, काल्पनिक बनेगा और आवर्धित बनेगा। ठीक है, तो ये भी एक तरह से हम लोगों का आंसर ये सही नहीं होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा काल्पनिक और हर्षित। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आप सभी से आग्रह है कि आप सभी क्वेश्चन को अच्छा तरीका से देखें, रिवाइज करें। ठीक है, टेस्ट दें इसके ऊपर, आप कितना क्वेश्चन जानते हैं उस हिसाब से आप अपना तैयारी आगे करते रहिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। 23 क्वेश्चन है, फिर अगले वीडियो पे हम लोग और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।